Welcome to Nerdy Side, Chapter 18, Neural Control and Coordination. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम शुरू करेंगे न्यूरल सिस्टम के एक बड़े ओवरव्यू से। फिर हम उसकी बेसिक यूनिट यानी न्यूरॉन को समझेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एक नर्व इम्पल्स मतलब सिग्नल कैसे ट्रैवल करता है। फिर दो न्यूरॉन्स के कनेक्शन यानी सिनैप्स की बात करेंगे। फिर इन सब का जो बॉस है हमारा ब्रेन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और फाइनली एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रिवीजन और प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एन ओवरव्यू ऑफ द न्यूरल सिस्टम। और सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई इस कोऑर्डिनेशन की आखिर ज़रूरत ही क्या है। तो कोऑर्डिनेशन होता क्या है? सिंपल भाषा में ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारी बॉडी के दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह, एकदम परफेक्ट तालमेल में। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एनसीईआरटी देता है फिजिकल एक्सरसाइज। सोचो जब आप दौड़ लगाते हो, आपकी मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, राइट? एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या होता है? आपकी सांस तेज हो जाती है, हार्ट जोर जोर से बीट करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम सब एक साथ काम कर रहे हैं। बस इसी टीम वर्क को कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके, तो बॉडी में ये कोऑर्डिनेशन करवाता कौन है? इसके लिए हमारे पास दो मास्टर सिस्टम्स हैं। एक है हमारा न्यूरल सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी पढ़ रहे हैं। इसको आप समझ लो बॉडी का सुपर फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बिजली की स्पीड से मैसेज जाता है। दूसरा है एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोन्स यानी केमिकल्स के जरिए काम करता है। ये थोड़ा स्लो है, जैसे पोस्टल सर्विस, पर इसका इफेक्ट पूरी बॉडी पर एक साथ होता है। इस चैप्टर में हमारा फोकस इस सुपर फास्ट न्यूरल सिस्टम पर है। चलिए अब ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को थोड़ा तोड़ कर देखते हैं। मोटे तौर पर इसके दो मेन पार्ट्स हैं। पहला है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे हम शॉर्ट में सीएनएस बोलते हैं। इसमें आते हैं हमारे कमांड सेंटर्स, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। सारे बड़े डिसीजंस यहीं लिए जाते हैं। और दूसरा पार्ट है पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम यानी पीएनएस। इसमें वो सारी नर्व्स आती हैं जो सीएनएस से निकलकर पूरी बॉडी में फैली हुई है, बेसिकली सारी वायरिंग। अब ये जो पीएनएस की नर्व्स हैं ना, इनमें भी दो तरह के फाइबर्स होते हैं डायरेक्शन के हिसाब से। पहले हैं एफरेंट फाइबर्स। इनको याद रखने की एक सिंपल ट्रिक है, ए फॉर एफरेंट, ए फॉर आना, मतलब ये सिग्नल्स को ऑर्गन से सीएनएस तक लेकर आती हैं। और दूसरे हैं एफरेंट फाइबर्स, ई फॉर एफरेंट, ई फॉर एग्जिट। ये सीएनएस से कमांड को ऑर्गन्स तक लेकर जाती हैं। सिंपल, राइट? अब इस पीएनएस को हम काम के आधार पर यानी फंक्शनली दो और हिस्सों में बांटते हैं। एक है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। ये उन चीज़ों को कंट्रोल करता है जो आपकी मर्जी से होती हैं, जैसे चलना, लिखना, हाथ उठाना, ये सब वॉलंटरी एक्शंस हैं। दूसरा है ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। ये ऑटो मोड पर चलता है। आपकी हार्ट बीट, डाइजेशन, सांस लेना, ये सब इनवॉलंटरी है। ये सिस्टम इनको संभालता है। और इसके भी दो फर्दर पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ओके, तो हमने पूरे सिस्टम की बात कर ली। अब थोड़ा जूम इन करते हैं और इस सिस्टम की सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट को देखते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक को, और वो है द न्यूरॉन। तो एक टिपिकल न्यूरॉन के ना 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है सेल बॉडी या साइटॉन। ये सेल का हेडक्वार्टर है। इसमें न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और कुछ खास ग्रैन्यूल्स होते हैं जिन्हें निसल्स ग्रैन्यूल्स कहते हैं, जो प्रोटीन बनाते हैं। फिर देखो, सेल बॉडी से ये जो धागे जैसी ब्रांचेस निकल रही हैं, इन्हें कहते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम है आसपास से सिग्नल को रिसीव करना और सेल बॉडी तक भेजना। और आखिर में ये जो लंबी सी पूंछ जैसी चीज है, ये है एक्सॉन। इसका काम है सिग्नल को सेल बॉडी से दूर ले जाना अगले न्यूरॉन तक। और इसका जो एंड होता है ना, उसे कहते हैं सिनेप्टिक नॉब, जिसके अंदर केमिकल मैसेंजर्स भरे होते हैं। ओके, अब ये जो एक्सॉन्स हैं, ये भी दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं माइलिनेटेड। इनके ऊपर ना श्वान सेल्स एक मोटी फैटी लेयर बना देते हैं, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। ये बिल्कुल एक इलेक्ट्रिक वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग जैसा है, इंसुलेटर का काम करती है। और इस कोटिंग में बीच बीच में गैप्स होते हैं, जिनको कहते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। इसकी वजह से पता है क्या होता है? सिग्नल पूरी वायर पे चलने के बजाय एक गैप से दूसरे गैप पर जंप करता है। इस जंपिंग कंडक्शन को साल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं और ये सुपर फास्ट होता है। दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। इनके ऊपर ऐसी कोई मोटी कोटिंग नहीं होती। तो हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो देख लिया, पर सवाल ये है कि इसके अंदर से सिग्नल यानी नर्व इम्पल्स जाता कैसे है? ये न्यूरॉन्स आखिर एक्साइटेबल सेल्स क्यों कहलाते हैं? इसका सारा राज इनकी सेल मेम्ब्रेन में छुपा है। सोचिए एक न्यूरॉन जो बिल्कुल शांत बैठा है, आराम कर रहा है, कोई सिग्नल नहीं भेज रहा।
उस टाइम पर उसकी मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर चार्जेस का एक डिफरेंस होता है, बिल्कुल एक छोटी सी फुल्ली चार्ज बैटरी की तरह। इसी चार्ज डिफरेंस को, इसी पोटेंशियल को हम कहते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। और जब न्यूरॉन इस स्टेट में होता है तो हम कहते हैं कि उसकी मेम्ब्रेन पोलराइज्ड है। तो सवाल ये है कि ये रेस्टिंग स्टेट यानी बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव चार्ज बनता कैसे है? इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट कारण है। देखो, मेम्ब्रेन जो है वो पोटेशियम आयंस को तो आराम से बाहर जाने देती है, लेकिन सोडियम आयंस को अंदर आने से रोकती है। ऊपर से सेल के अंदर बड़े बड़े नेगेटिव प्रोटीन्स फेस होते हैं जो बाहर नहीं जा सकते। पर इन सब का हीरो है सोडियम पोटेशियम पंप। ये एक एनर्जी ड्रिवन पंप है। एटीपी खर्च करके ये लगातार 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम आयंस को अंदर खींचता है। सोचो, हर बार 3 पॉजिटिव बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 अंदर आ रहे हैं। नेट रिजल्ट, बाहर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाता है और अंदर नेगेटिव मेंटेन रहता है। अब देखते हैं असल खेल। जब कोई स्टिमुलस आता है तो क्या होता है? एक धमाका होता है। सडनली उस जगह पर सोडियम के सारे दरवाजे खुल जाते हैं और सोडियम आयंस तूफान की तरह सेल के अंदर घुस जाते हैं। इतने सारे पॉजिटिव आयंस के अंदर आने से पोलैरिटी एकदम उलट जाती है। अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव। इसी धमाकेदार रिवर्सल को हम कहते हैं डीपोलराइजेशन, और यही है हमारा नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल। पर यह ड्रामा ज्यादा देर नहीं चलता। सोडियम के दरवाजे फट से बंद हो जाते हैं और पोटेशियम के खुल जाते हैं। अब पोटेशियम तेजी से बाहर भागता है और मेम्ब्रेन को वापस उसकी रेस्टिंग स्टेट में ले आता है। इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये इंपल्स एक जगह तो पैदा हो गई, पर ये आगे कैसे बढ़ती है? इस डायग्राम में देखिए। मान लो साइट ए पर डीपोलराइजेशन हुआ है, तो वहां अंदर पॉजिटिव चार्ज है। उसके ठीक आगे साइट बी अभी भी रेस्टिंग स्टेट में है, मतलब अंदर नेगेटिव है। तो एक्सॉन के अंदर करंट पॉजिटिव ए से नेगेटिव बी की तरफ दौड़ेगा, और जैसे ही ये करंट साइट बी तक पहुंचेगा, वहां भी धमाका हो जाएगा, वहां भी डीपोलराइजेशन हो जाएगा। फिर वही चीज आगे सी पर होगी। बिल्कुल डोमिनो इफेक्ट की तरह ये डीपोलराइजेशन की वेव पूरे एक्सॉन पर आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इंपल्स एक न्यूरॉन के एंड तक तो पहुंच गई, लेकिन अब आगे क्या? एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन तक मैसेज कैसे जाएगा? इसके लिए एक स्पेशल कनेक्शन पॉइंट होता है, एक जंक्शन, जिसे हम कहते हैं साइनैप्स। अब देखो, सिनैप्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। इसमें दोनों न्यूरॉन्स बिल्कुल एक दूसरे से चिपके होते हैं। इतने पास कि इलेक्ट्रिकल करंट सीधा एक से दूसरे में जंप कर जाता है। ये इंस्टेंट होता है, सुपर फास्ट, लेकिन हमारी बॉडी में बहुत कम जगह मिलता है। जो सबसे कॉमन है वो है केमिकल सिनैप्स। यहाँ दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा गैप होता है, एक खाली जगह, जिसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। अब इस गैप को पार करने के लिए करंट जंप नहीं कर सकता। यहाँ में ज़रूरत पड़ती है स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स की, जिनको कहते हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स। चलिए इस डायग्राम को ध्यान से देखते हैं। ये जो ऊपर बल्ब जैसा स्ट्रक्चर है, ये पहले न्यूरॉन का एंड है, एक्सॉन टर्मिनल। इसके अंदर आपको ये गोल गोल पैकेट्स दिख रहे हैं, ये हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, और इनके अंदर भरे हैं न्यूरोट्रांसमिटर्स। ये जो बीच की खाली जगह है, ये है हमारा सिनेप्टिक लेफ्ट, और ये जो नीचे की बाउंड्री है, ये अगले न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, जिसे पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इस पर आपको ये खास लॉक्स जैसी चीजें दिख रही हैं, ये हैं रिसेप्टर्स, जो न्यूरोट्रांसमिटर्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। तो अब देखते हैं कि इस गैप के अक्रॉस मैसेज जाता कैसे है। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जैसे ही पिछले न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल उसके एंड तक पहुंचता है, वो इन वेसिकल्स को आगे धक्का देता है। ये वेसिकल्स मेम्ब्रेन से जाकर चिपक जाते हैं और फट जाते हैं, और अपने अंदर के सारे न्यूरोट्रांसमिटर्स को उस गैप में छोड़ देते हैं। अब ये न्यूरोट्रांसमिटर्स तैरकर अगले न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और वहां अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे एक चाबी ताले में फिट होती है। जैसे ही ये बाइंडिंग होती है, अगले न्यूरॉन में नए चैनल्स खुल जाते हैं और उसमें एक नया पोटेंशियल शुरू हो जाता है। अब ये पोटेंशियल गो सिग्नल भी हो सकता है, यानी एक्साइटेटरी, या स्टॉप सिग्नल भी हो सकता है, यानी इनहिबिटरी। अगर ये प्रोसेस क्लियर हो गया है तो एक बार हाइप जरूर करना। तो हमने सिग्नल को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचा दिया, पर ये तो बस एक छोटा सा पार्ट है। ऐसे लाखों करोड़ों सिग्नल्स बॉडी में हर सेकंड दौड़ रहे हैं। इन सब को रिसीव करना, समझना और फिर डिसाइड करना कि क्या करना है, ये सारा काम कौन करता है? हमारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, द ब्रेन। इस डायग्राम में हम ब्रेन के मेजर पार्ट्स देख सकते हैं। मोटे तौर पर हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो सबसे बड़ा फोल्डेड हिस्सा आपको दिख रहा है, ये है फोर ब्रेन। इसके नीचे थोड़ा बीच में है मिड ब्रेन, और ये जो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर वाला हिस्सा है, इसको कहते हैं हिंड ब्रेन। अब फोर ब्रेन की बात करें तो इसके 3 मेन प्लेयर्स हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम तो ब्रेन का सुपरस्टार है, सबसे बड़ा पार्ट। इसके 2 हिस्से होते हैं,
लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स, जो एक मोटे से केबल यानी कॉर्पस कैलोसम से जुड़े होते हैं। आपकी सारी मेमोरी, सोच, कम्युनिकेशन सब यही से कंट्रोल होता है। फिर आता है थैलेमस। ये एक रिले सेंटर की तरह है। बॉडी से आने वाले सिग्नल्स पहले यहाँ आते हैं, फिर ये उन्हें सही जगह भेजता है। और उसके नीचे है छोटा मगर पावरफुल हाइपोथैलेमस। ये आपके बॉडी टेम्परेचर को, आपको कब भूख लगी है, कब प्यास लगी है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। साथ ही लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर ये हमारे इमोशंस को भी रेगुलेट करता है। ओके, अब आते हैं मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन पर। मिड ब्रेन इन दोनों के बीच में एक छोटा सा कनेक्टिंग एरिया है। हिंड ब्रेन में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला। पॉन्स का काम है ब्रिज जैसा, ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को जोड़ता है। सेरिबेलम, जिसे हम आम तौर पर छोटा दिमाग बोलते हैं, ये हमारी बॉडी के बैलेंस और कोऑर्डिनेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और मेड्यूला, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है और हमारे सबसे जरूरी लाइफ फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग और हार्ट बीट। इन तीनों को यानी मिड ब्रेन, पॉन्स और मेड्यूला को अगर हम एक साथ ले लें तो इस स्ट्रक्चर को ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो हमने इस चैप्टर के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब चलिए थोड़े एग्जाम मोड में आते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन पॉइंट्स और प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। देखिए, कुछ ऐसी कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में अक्सर करते हैं। इन पर ध्यान देना। पहली, सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूजन। सिंपल याद रखो, सेरिब्रम है थिंकिंग के लिए और सेरिबेलम है बैलेंस के लिए। दूसरी गलती, डेंड्राइट्स और एक्सॉन्स का फंक्शन उल्टा कर देना। डेंड्राइट्स हमेशा सिग्नल रिसीव करते हैं। तीसरा, सोडियम पोटेशियम पंप का रेशियो भूल जाना। 3 सोडियम आउट, 2 पोटेशियम इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिर में, ब्रेन के डायग्राम में कॉर्पस कलोसम को सही से लेबल करना सीख लो। चलिए अब एक एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये 5 मार्क का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ नर्व इम्पल्स अक्रॉस अ केमिकल सिनैप्स विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम। अब इसका आंसर लिखना कैसे है ताकि पूरे 5 मार्क्स मिले? एक स्ट्रक्चर फॉलो करो। सबसे पहले एक छोटी सी डेफिनेशन दो कि केमिकल सिनैप्स होता क्या है। फिर एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ जिसमें सारी लेबलिंग हो। डायग्राम के अलग से मार्क्स होते हैं, याद रखना। इसके बाद पूरा मैकेनिज्म स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स में समझाओ, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। और आखिर में एक कंक्लूडिंग लाइन लिख दो कि जो नया पोटेंशियल जनरेट हुआ वो एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी हो सकता है। ऐसे लिखोगे तो कोई आपका एक भी नंबर नहीं काट पाएगा। तो इसके साथ हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, डायग्राम्स और खास करके एनसीईआरटी के पॉइंट्स को डिटेल में रिवाइज कर लिया है। अगर इस सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो एक बार हाइप जरूर करना। जाने से पहले एक सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर ब्रेन हमारी पूरी बॉडी का कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, तो फिर ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है?